हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। जी हाँ दोस्तों, इस साल फिर से हम कुछ नई और बेहतरीन वीडियोस लेके आप लोगों के लिए आ गए हैं। सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आज अकाउंटेंसी के सिलेबस से रूबरू कराना चाहता हूँ। ऑल्दो आई नो कि आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी होंगी, आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी जब हम अपने चैनल पे कोई भी वीडियो लाएं उससे पहले आई वांट कि मैं 11th और 12th के लिए जो भी सिलेबस सीबीएसई ने निकाला है उसको एक बार आपके सामने प्रेजेंट ज़रूर करूं। तो जैसा कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम करने वाले हैं डिस्कशन ऑन द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी फॉर बोथ द क्लास 11th एंड क्लास 12th। हमारा सेशन है 2025 से 2026। सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, जो पिछले साल का सिलेबस था वही इस साल भी सिलेबस रहने वाला है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि 11th क्लास के सिलेबस में हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले वही हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं। हमारा जो थ्योरी पोर्शन है वो 80 नंबर का है, जो प्रोजेक्ट है वो 20 नंबर का है। सेम एज इट इज़ जैसा पिछली बार हुआ था। एग्ज़ाम जो आएगा वो 3 घंटे का पेपर होगा, सिंपल। उसके बाद हमारी जो सिलेबस है, हमारा जो सिलेबस है उसको दो भाग में बांट दिया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जिसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है फर्स्ट यूनिट के अंदर, कुछ अकाउंटिंग प्रोसेसेस हैं यूनिट 2 के अंदर, एंड जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है यानी कि पार्ट बी है उसके अंदर यूनिट 3 है, जिसमें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर सिखाया जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट जो कि पार्ट सी, वो हमारा प्रोजेक्ट वर्क रहता है, जो कि अलग से 20 नंबर का है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हो सकता है आपने अभी कुछ थ्योरी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हो, अकाउंटिंग प्रोसेस से कुछ चैप्टर आपने स्टार्ट कर दिए हो, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आपके वो कौन से चैप्टर्स हैं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको अभी भी अपना सिलेबस पूरी तरीके से नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए ये सिलेबस जान लेना हेल्पफुल हो जाएगा। अब एक बार मार्क्स की एलोकेशन देख लेते हैं कि हमारे इन पार्ट्स में मार्क्स सीबीएसई ने किस तरीके से एलोकेट करे हुए हैं। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 से सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो 44 मार्क्स, यानी कि यूनिट 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पास कराने के लिए यूनिट 2 ही काफ़ी है। अगर आप यूनिट 2 भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आराम से अकाउंटिंग के एग्जाम को क्रैक कर लोगे। थर्ड पार्ट हमारे 24 थर्ड यूनिट जो कि हमारे पार्ट बी में है, सॉरी, वो 24 मार्क्स का है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। जब हम थर्ड यूनिट तक आ जाते हैं तो हमें पता लगने लग जाता है कि अकाउंटिंग कितनी वास्ट और कितनी बड़ी और कितनी अच्छी और रिलेटेबल है, और यही यूनिट हमें आगे जाके 12th में भी बहुत हेल्प करती है। ये भी आपका बेस बिल्डअप करती है, लेकिन आपको 12th में कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको ही आगे अलग अलग फॉर्म में कैरी ऑन करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से हैं। हाँ, आपने स्कूल में जान लिया होगा कि ये वाले टॉपिक्स हैं, ये वाली बुक्स आपकी लगने वाली है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपको आगे के टॉपिक्स, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं, वो नहीं पता हो, तो वो भी हम आज इसी वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की, यानी कि पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के यूनिट नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की, कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले आप अभी कॉमर्स पढ़ना शुरू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सिखाया जाएगा, आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। तो आपका पहला जो चैप्टर रहेगा, पहला जो यूनिट रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इसमें आपको क्या क्या सीखना है, अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूँ, आपकी बुक्स डिवाइडेड है। आपका पहला चैप्टर तो बेसिक है, उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, तो ये चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 2 है। तो बुक्स के अंदर भी यूनिट्स अलग अलग डिवाइडेड हैं, तो वो जब हम कोई भी बुक को पिक करेंगे तब वहाँ पे आपको दिखा दूंगा। लेकिन अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, मीनिंग, उसके सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, यानी कि अकाउंटिंग के बारे में जितना कुछ थ्योरेटिकल हो सकता है सब कुछ आपको यहाँ पर सिखा दिया जाएगा। मूविंग अहेड, सेकेंड चैप्टर हमारा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर हम अकाउंटिंग पढ़ना आज से ही शुरू कर रहे हैं, राइट, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उसके अंदर जो टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, किस तरीके से यूज होने वाली हैं। ऑब्वियसली यस सर। तो हमें अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स की नॉलेज भी यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। ऑल्दो आई नो कि आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ा है उनके लिए डोंट वरी, इस चैनल पर बहुत बेहतरीन तरीके से क्रक्स में बहुत अच्छी वीडियोस यहाँ पे आने वाली है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, बिल्कुल लाइव में आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ इसी वे में। तो आपको बहुत इजी अपना पूरा सिलेबस यहाँ पे आराम से मिल जाएगा।
तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है सीबीएसई ने मेंशन करी है, ऑल्दो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम और भी कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि एसेट क्या होता है, करंट नॉन करंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू इनकम एंड ऑल दैट, ये यहाँ पे सारा कुछ लिखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जी हाँ, इस वाली पीडीएफ का जो भी लिंक होगा वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के रेफरेंस के लिए डाल दूंगा, ताकि आप लोग भी वो चेक आउट कर सको। गॉट माई पॉइंट। चलिए, अब अगर हमने पहले टॉपिक की बात कर ली है, इसके अंदर 2 चैप्टर्स कवर हो गए हैं, उसके बाद हमें कुछ और भी जानना ज़रूरी है जो हमारे बेस को बिल्डअप करेगा हमारी अकाउंटिंग में। वो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं, कि अकाउंटिंग चलती किस तरीके से है, वो भी हमें यहाँ पे सीखना होगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हम अकाउंटिंग को करते किस तरीके से हैं, क्या क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो जो चीज़ें हमें बताएंगे वो है हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एंड बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जब आप इन चैप्टर्स में आगे बढ़ जाओगे तब आपको बहुत अच्छी इस चैप्टर की नॉलेज होने लग जाएगी। मूविंग अहेड, हमारा अगला है जो बात करता है थ्योरी बेस में ही कि हमें और क्या क्या सीखना है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में आप थोड़ा कुछ सीखोगे, जो कि आपकी अकाउंटिंग में पूरा ऑल इन ऑल आपकी हेल्प करने वाला है। तो अगर मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा दूं आपका पेज, तो आपको पहले तो पढ़नी थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में और उसके बेसिक टर्म्स के बारे में सिखाया गया। फिर उसके बाद आपको थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे एजम्पशंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़नी है जिससे आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग करी किस तरीके से जाती है या अकाउंटिंग में क्या क्या किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी यूनिट 2 की तरफ। फिर से आपको दिखा दूं कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिट 1 कवर करी है, यानी कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं आपकी सबसे हैवी लोडेड वाली यूनिट के बारे में, जो कि है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर अब आपको सिखाया जाएगा अकाउंटिंग करना। अभी तो आपने सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली, करी किस तरीके से जाती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक टर्म सीख ली, अकाउंटिंग के बारे में जान लिया, चलिए ठीक है। अब अकाउंटिंग को करना किस तरीके से है वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, एंड दिस इज इन योर यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सिखाया जाएगा। ठीक है सर, कैसे, उसमें क्या क्या आता है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या देखना है, तो वाउचर्स, ट्रांजेक्शन्स, क्या डॉक्यूमेंट का सोर्स है, वाउचर का सोर्स क्या है, हमें वाउचर बनाना किस तरीके से है, अगर हमें कोई अकाउंटिंग की इक्वेशन क्रिएट करनी है तो वो किस तरीके से करनी है, उसका अप्रोच क्या रहेगा, उसका मतलब क्या होता है, उसको एनालाइज क्या करेंगे। अगर आपने सुना होगा कि कुछ डेबिट होता है कुछ क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट तो सबके पास होता है, सबको पता है कि बैंक से पैसा क्रेडिट हो चुका है, बैंक में पैसा क्रेडिट हो चुका है या डेबिट हो चुका है, तो कुछ डेबिट क्रेडिट के रूल सीखेंगे। ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स क्या होती हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स क्या होती हैं, कैश बुक क्या होती है, ऑल एंड ऑल आपको अब पूरी अकाउंटिंग के समुद्र में उतार दिया जाएगा, जहां से आपका बेस बिल्डअप होना शुरू होगा। कोई भी आपसे इन फ्यूचर जब आप आगे हायर लेवल पे चले जाओगे, कोई आपसे बेसिक टर्म नहीं पूछेगा, कोई आपसे अकाउंटिंग का मतलब नहीं पूछेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाएंगे कि अकाउंटिंग में कौन कौन से कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं, आपसे जरूर पूछा जाएगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसीलिए आपका बेस बिल्डअप किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे सिलेबस में और क्या क्या है, आगे सिलेबस में है सेल्स बुक क्या होती है, परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, सेल रिटर्न बुक क्या होती है, यानी कि आपको सब कुछ पूरे समुद्र में उतार दिया जाएगा अकाउंटिंग के। ये इसीलिए जो यूनिट है बहुत ज़्यादा लोडेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अब हमें ट्रेड डिस्काउंट भी पढ़ना है, फ्रेट एंड कार्टेजेस भी पढ़ना है, कार्टेज एक्सपेंस पढ़ना है, सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन सीखनी है। उसके बाद जब आप जर्नल समझ लोगे तो आपको लेजर का फॉर्मेट समझना है, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, जर्नल से लेजर में कैसे डालना है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको धीरे 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 सिखाई जाएंगी। तो अगर मैं बात करूँ तो जो आपने पहले 2 चैप्टर समझे, पहले 2 चैप्टर मैंने आपको दिखाए थे कि आपके पहले 2 चैप्टर क्या रहेंगे, पहले 2 चैप्टर रहेंगे आपके अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट और बेसिक अकाउंटिंग टर्म। उसके बाद आपका अगला चैप्टर पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला, जहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद आपके पास एक और चैप्टर आएगा जीएसटी वाला चैप्टर। ठीक है जी, उसके बाद आपको बेसिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाला चैप्टर आएगा, जिसमें आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अपने आप में एक अलग चैप्टर है पूरा का पूरा। ठीक है, जिसमें फिर उसके बाद आपका अगला चैप्टर है कैश बुक का, जो पूरा का पूरा अलग चैप्टर है। स्पेशल पर्पस बुक ये अलग चैप्टर है। जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना ये अलग चैप्टर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर ये अलग चैप्टर बन जाता है, लेजर फिर अलग चैप्टर बन जाता है। तो आपके सिलेबस को बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर्स में सीबीएसई ने यहाँ पर ब्रेक किया
हुआ है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी होंगी, स्कूल में क्लासेस शुरू हो गई होंगी, आप लोग के पास नई नई अच्छी अच्छी बुक्स आ गई होंगी, तो आप उसमें देख पाओगे किस तरीके से आपके चैप्टर्स को डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, मैं इतना डिटेल में इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे बेस पढ़ाना है, मुझे पूरा का पूरा बेस बना के चलना है। एंड आई थिंक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी स्कूल में प्रॉपरली नहीं पढ़ा होगा, एंड आई नो दैट होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल जा रहे होंगे लेकिन जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टार्टिंग से ही समझ के चलें कि हमारा सिलेबस किस तरीके से चलता है। अगला चैप्टर आता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चैप्टर है। जो भी आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है उस अकाउंटिंग नॉलेज को यूज़ करके आपको यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स बनाना होता है, जिसमें आप कंपेयर करते हो अपने बैंक अकाउंट को और अपनी कैश बुक को जो आपने मेंटेन करी हुई होती है। ठीक है जी, जब आप ये चैप्टर करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है, वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर इज बीआरएस। ठीक है, और ये पूरी लाइफ जब भी आप अकाउंटिंग की जिंदगी जियोगे आपको हर जगह रिकन्सिलेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे रिकन्सिलेशन आप करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, जीएसटी रिकन्सिलेशन, वेंडर रिकन्सिलेशन, बैंक रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन एक ऐसा वर्ड है जो अकाउंटिंग में आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। ठीक है, फिर हमारा अगला चैप्टर आता है डेप्रिसिएशन, और एक चैप्टर अलग से बना हुआ है प्रोविजन एंड रिजर्व। अगर आप कोई बुक उठा के देखो तो आप देखोगे कि डेप्रिसिएशन का अपना एक चैप्टर है, प्रोविजन एंड रिजर्व का अपना एक चैप्टर है। इनके बारे में आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ोगे, लेकिन इनकी कैलकुलेशंस किस तरीके से करी जाती है ना, अकाउंटिंग में इनका क्या यूज है, वो आप इनको इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पूछोगे पढ़ोगे सॉरी, कि रिजर्व्स कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं, कौन सा रिजर्व किस रिजर्व से किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, डेप्रिसिएशन की मैं बात करूँ, डेप्रिसिएशन सबको पता है, एक लेमैन को भी पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आना, उसके लिए डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करना है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप इन वाले चैप्टर्स में सीखने को आपको मिलेंगी। राइट, चलें आगे। अब यहाँ पे कवर्ड क्या क्या है, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन का डिफरेंस, मेथड्स आपके स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी मेथड हैं, इनके बीच में डिफरेंस है, एडवांटेजेस हैं, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल है। फिर हमारा अगला चैप्टर प्रोविजन रिजर्व की अलग से पूरे तरीके से बात करता है। ओके जी, चलें आगे। अब आता है हमारा एक और चैप्टर जो है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो, ट्रायल बैलेंस अपने आप में अलग चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपने आप में एक चैप्टर है। जरूरी नहीं है कि आप जितनी भी अकाउंटिंग करो वो 100% करेक्ट। बीइंग अ ह्यूमन, एक ह्यूमन का एक नेचर होता है कि वो कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करता है। तो उन गलतियों को किस तरीके से अकाउंटिंग में ठीक किया जाता है उसको पढ़ने के लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। करंट पीरियड की हैं, प्रीवियस पीरियड की हैं, मतलब इस साल की गलतियां हैं, पिछले साल की गलतियां, वो सब आपको पता चलेगा जब आप ये चैप्टर करोगे कि आप रेक्टिफिकेशन कर कब की रहे हो, इस साल की कर रहे हो, पिछले साल की कर रहे हो, और किस तरीके से उनको कर रहे हो। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कहीं ना कहीं इसको सुन लोगे, लेकिन होता क्या है, बनता कैसे है, वो आप इसके चैप्टर में आके पढ़ोगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मेथड, ट्रायल बैलेंस को बनाने के मेथड यहाँ पे बताए जाएंगे। फिर आप जब आओगे अगले चैप्टर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, तो एरर्स कितने तरीके की होती हैं, ओमिशन की एरर है, कमीशन की एरर है, प्रिंसिपल्स की एरर है, कंपनसेटिंग एरर है। ठीक है, उसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट है। चैप्टर जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए साथ रखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस और एरर्स साथ में जुड़े होते हैं, क्योंकि एरर्स की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, तो हम उसमें अपनी एरर्स को ढूंढते हैं, इसलिए इस चैप्टर को साथ रखा गया। ठीक है, डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हमने कैसे एरर को ढूंढा, उसको कैसे ठीक करा। ठीक है, कुछ एरर्स ऐसी होंगी जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रही होंगी, लेकिन गलती तो है, ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चल रहा है लेकिन गलती तो है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाली गलतियां हैं। फिर हम सस्पेंस अकाउंट कुछ पढ़ेंगे कि हम सस्पेंस अकाउंट खोल के किस तरीके से गलतियों को ठीक करेंगे या ट्रायल बैलेंस को मैच करेंगे, वो सब कुछ आप इसमें पढ़ोगे। और यहाँ पर आकर आपका जो यूनिट नंबर 2 है वो समाप्त हो जाएगा। एंड मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि आपका यूनिट नंबर 2 कौन सा था। यूनिट नंबर 2 आपका था अकाउंटिंग प्रोसेसेस, जो कि था 44 मार्क्स का। तो यहाँ पे बहुत बहुत सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। क्लियर, जर्नल यहाँ पे कवर हो गया, बीआरएस यहाँ पे कवर हो गया, लेजर यहाँ पे कवर हो गया, कैश बुक यहाँ पे कवर हो गया, सब्सिडरी बुक यहाँ पे कवर हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके कवर हो गए, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपका कवर हो गया, प्रोविजन एंड रिजर्व कवर हो गया, ट्रायल बैलेंस कवर हो गया, एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पे आपका कवर हो गया। देखो, अगर आपको पता हो कि कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स का आने वाला है,
तो फाइनल एग्जाम्स तक अप्रोच करते करते आप लोग के लिए एक बेस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, अगर मैं इस वाले चैप्टर में वीक हूँ और इसकी वेटेज एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है, तो हम उस पर क्यों ना अभी से फोकस कर लें एग्जाम आने से पहले। तो इसीलिए आपके लिए वेटेज भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट, राइट माय फ्रेंड्स, चलें आगे। चलिए सर, नाउ अब मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर बी, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नंबर 2 की। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नंबर 1 कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 2 यूनिट देखी, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एंड उसके बाद हमने अकाउंटिंग प्रोसेस देखा। नाउ मूविंग अहेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, अपना प्रॉफिट जानने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। तो अभी टाइम बीइंग, जब आप 11th क्लास में हो, आपको सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। आप बिजनेस स्टडीज में एक टॉपिक पढ़ोगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस को करने के कितने तरीके हैं। राइट, तो उन तरीकों में से एक तरीका है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक अकेला बंदा जो बिजनेस करता है उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। अब वो अपने खाते किस तरीके से बनाता है, वो कैसे पता लगाता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो हम इस वाले चैप्टर में सीखेंगे। उसके लिए हमें उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। किसका मीनिंग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट के बारे में पढ़ेंगे, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो ये जितने मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए, ये आप कहीं ना कहीं अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ के आ गए होंगे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोबारा से यूज़ होने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे दोबारा से पढ़ाया जाएगा। ओपनिंग जर्नल एंट्री के बारे में आपको हल्का सा बताया जाएगा। फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। कुछ बच्चों को हो सकता है कि इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं सुन लिया हो, उनके फैमिली में कोई ऐसा हो जो बिजनेस करता हो, या उनके कोई सीनियर्स ऐसे हों, मतलब उनके जो बड़े हों वो ऐसे हों जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों, अकाउंटिंग में इन्वॉल्व हो, उन्होंने उनके सामने ये नाम ले लिया हो, तो वो वाकिफ़ होंगे इन टर्म से। लेकिन जिनको नहीं पता, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ खाते बनाते हैं जिनका नाम या तो ट्रेडिंग होता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, वो सब आप यहाँ पे सीखने वाले हो। 11th क्लास में आप सोल प्रोप्राइटर का बना रहे हो, तो आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल तक ही सीमित रखा जाएगा, एंड आपको एक बैलेंस शीट भी बनवाई जाएगी। हाँ, पहले इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होंगी, सिंपल होगा, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उठाकर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देनी है। लेकिन आपका भी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाएगा। आगे आपको कुछ एडजस्टमेंट भी दी जाएंगी, जिन एडजस्टमेंट को आपको अकाउंट फॉर करना है अपने फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, उन एडजस्टमेंट के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सब आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैं अभी पूरी रीड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप अकाउंटिंग के सिलेबस के साथ चलते जाओगे, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्लियर है? ठीक है सर। अब आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटर की बात करी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ ये चीज़ रिकॉर्ड करते हैं कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। राइट, अब इस पैसे के आने जाने को आप फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, वो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि अकाउंटिंग के स्मार्टेस्ट पर्सन कौन है? आप। ये जिम्मेदारी आपकी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं तो उनको कंप्लीट किस तरीके से बनाना है। इसी चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसमें हमें उसके फीचर्स, उसके रीजंस, लिमिटेशंस पढ़ने हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक्सक्लूडिंग कन्वर्जन मेथड। कुछ मेथड्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, जो आपको हायर लेवल पे पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। अगर आप सी एस, सी एस, सी एम में कुछ भी करते हो, या आप बी कॉम में जाते हो, एम कॉम में जाते हो, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। मेथड्स यहाँ पे जो सिंपल सा मेथड होगा वो हम यहाँ पे कर लेंगे, जो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ठीक है, पार्ट नंबर सी आपका प्रोजेक्ट वर्क है। ये आपको स्कूल में आपके टीचर्स बेहद अच्छे तरीके से समझा देंगे। आपको जो भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल बनानी है वो आपको अच्छे से सिखा दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 11th में, क्लास 11th की अगर मैं बात करूं, तो क्लास 11th का जो सिलेबस है ना, उसमें टॉपिक्स की जो क्वांटिटी है वो 12th से ज़्यादा है, इज मोर। ठीक है,
जो टॉपिक्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। क्लास 12th में सिलेबस की टॉपिक्स की क्वांटिटी लेस है लेकिन लेंथ ज़्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? ये थोड़े बड़े हैं, कम है बड़े हैं, ये ज़्यादा हैं लेकिन बड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। हो सकता है डेप्रिसिएशन आपको बड़ा लगे लेकिन बड़ा नहीं है। मेथड दो ही हैं करने का, रिकॉर्डिंग के तरीके भी बहुत कम है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा है। बीआरएस बिल्कुल बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा है। जर्नल लेजर में कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटा है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जर्नल लेजर में कुछ ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से आपके जो सिलेबस में टॉपिक की क्वांटिटी है क्लास 11th में वो ज़्यादा है, क्लास 12th में क्वांटिटी बहुत कम है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप की बात करें, अभी मैं आपको 12th का सिलेबस बताऊंगा। अगर पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है। तो हम बोल रहे हैं क्वांटिटी बहुत कम है। रिटायरमेंट में जैसे खाते बनते हैं, एडमिशन में भी वैसे ही बनते हैं, लेकिन एडमिशन में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, रिटायरमेंट में बहुत, लेकिन बेस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। यहाँ पे हर एक टॉपिक अलग चीज लेके आता है सीखने के लिए। यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं सीखना, यहाँ पे बस एक एडजस्टमेंट को सीखना है, लेकिन उसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, जो वो है, वो थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो आइए 12th के सिलेबस को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट वर्क ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है। आपका जो ये पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए एंड उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे 11th के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अब जब आप 12th में जाओगे तो आप दोबारा से आकर इस वीडियो को ज्वाइन कर लेना। अगले साल भी आपके लिए एक और वीडियो बन जाएगी जिसमें 12th क्लास का सिलेबस डिस्कस किया हुआ होगा। थैंक यू फॉर दी पेशेंस माय डियर 11th क्लास के स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th के लिए 25-26 का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेम चीज यहाँ पे भी 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट के अंदर मेरी एक पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज की अकाउंटिंग है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क को क्लोज करता हूँ। प्रोजेक्ट वर्क में यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा अलग से बाइफिकेटेड नहीं था, 20 नंबर का था एंड वो स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो वाइवा लेके करना चाहिए। प्रोजेक्ट फाइल ऑल्दो आपको बनानी पड़ती है, जब हमने अपनी क्लास करी थी 11 तो हमने भी बनाई थी, लेकिन पैटर्न वही है। थ्योरी के 80 नंबर, प्रोजेक्ट के 20 नंबर एंड 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। अब प्रोजेक्ट में 12 नंबर की आपको एक फाइल बनानी होगी और 8 मार्क्स का आपका एक वाइवा होगा, जिसमें आपका एक सीबीएसई का ऑफिशियल आएगा जो आपका एक वाइवा लेगा एंड उसके बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। पार्ट बी के लिए एक ऑप्शन भी है जिसको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बोलते हैं। जनरली हम ये चीज़ नहीं करते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी सीबीएसई ने अपने करिकुलम में रखी है तो कहीं ना कहीं ज़रूर फॉलो होती होगी, लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ कवर नहीं करने वाले हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं यूनिट की। यहाँ पे यूनिट 4 है, वहाँ पे यूनिट 3 ही थी। एक थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब 12th के बच्चे जब पूरा 11th पढ़ के आ चुके हैं तो उन्होंने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अब उसको ही थोड़ा बढ़ा दिया गया है एंड अब आपको पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के बारे में थोड़ा पढ़ना है उसी के बेसिस को लेकर। तो अगर मैं डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करना चाहूँ, अगर मैं पार्ट ए को डिस्कस करना चाहूँ तो पार्ट ए में मेरा पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। मैं वैसे ही आपको अभी बताया कि वहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम है लेकिन लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। पार्टनरशिप होती क्या है, उसके फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कौन सा एक्ट फॉलो किया जाता है, कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस कितने तरीके के होते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही तोड़ा गया है कि पार्टनरशिप में क्या क्या बनता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है, यहीं पर आपको सीखने को मिलेगा। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, यहीं पे आपको सीखने को मिलेगा। गुडविल नाम की कोई चीज़ होती है, वो आपको यहीं पे सीखने को मिलेगा। ठीक है। पार्टनर से अगर लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट देना है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। गुडविल का अलग से एक डेडिकेटेड चैप्टर है, गुडविल निकलती कैसे है वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रिकन्स्टिट्यूशन की, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंज हो रहा है, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, या फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, वो सब आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। एंड
जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा तो उसमें क्या चेंज होगा स्पेसिफिकली वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना है, अगर एडमिशन हो रहा है तो हमें क्या करना है, बेसिस सबका सेम है, बस इस रिकंस्टिट्यूशन की वजह से जिस भी नेचर का रिकंस्टिट्यूशन है आपके अकाउंट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे। तो ये आपके चैप्टर्स हैं। अगर मैं बात करूँ तो पार्टनरशिप बेसिक यहाँ पे आपका चैप्टर है, पास्ट एडजस्टमेंट आपका चैप्टर है, गुडविल आपका चैप्टर है, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिखाना आपका चैप्टर है, फिर एडमिशन आपका चैप्टर है, सेम वे में रिटायरमेंट आपका चैप्टर है, रिटायरमेंट आपका एक चैप्टर है, डेथ आपका एक चैप्टर है, डिसोल्यूशन आपका एक चैप्टर। कुछ भी अलग बिल्कुल भी नहीं है। नोट्स की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली सीबीएसई ने कुछ नोट्स मेंशन करें, उन नोट्स में सीबीएसई क्या कहना चाहता है। इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन इट शुड बी कंसिडर्ड एट रियलाइज्ड इन बुक वैल्यू इटसेल्फ। जब आप डिसोल्यूशन पढ़ोगे, मैं दोबारा से ये नोट रेफर करूंगा, अभी मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इसने कुछ चेंज करा था, उस चेंज के बारे में ये दोबारा से मेंशन कर रहा है। इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन इट शुड बी कंसिडर्ड एज निल, जीरो वैल्यू। पहले कुछ और हुआ करता था, अब सीबीएसई ने इसमें चेंज कर दिया, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया। द रिलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय अ पार्टनर, क्लियर इंडिकेशन शुड बी गिवन रिगार्डिंग द पेमेंट देयर ऑफ। तो ये नोट्स हैं, ये आपको डिस्कस करने हैं जब आप डिसोल्यूशन का चैप्टर करोगे। ठीक है, तो जब हम चैप्टर कर रहे होंगे स्पेसिफिकली तब हम इन नोट्स को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो यूनिट 1 यहाँ पे आपकी समाप्त हो जाती है। यूनिट 1 के अंदर आपके 4 5 6 के अराउंड चैप्टर क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि क्वांटिटी कम है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो पार्टनर से रिलेटेड ही कितने सारे टॉपिक्स आपके बन जाते हैं। अब यूनिट 3 की बात अगर करें तो यूनिट 3 है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में आपको सीखना है कि कंपनीज के अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है, वहाँ पे बेसिस क्या है, जैसे कि शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, अगर हम कैपिटल को इशू कर रहे हैं तो कैपिटल को इशू करते हुए हमें क्या चीज़ें देखनी है, अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, अगर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ गया तो हमें क्या करना है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो क्या करना है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अर्जेंट, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो बेसिकली आपने सुना होगा आए दिन कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर मार्केट बहुत एक्टिव रहता है। तो जब भी कंपनी नई बनती है या नए तरीके से इशू करती है तो उस टाइम पे जो कंपनी की अकाउंटिंग होती है वो आपको सीखनी है। जो स्टॉक मार्केट में शेयर की खरीद बेच हो रही है उसके बारे में आपको कुछ भी सीखना नहीं है। सिमिलरली जैसे शेयर्स होते हैं वैसे डिबेंचर्स भी होते हैं। ये भी आपने सुना होगा डिबेंचर्स होते क्या हैं, शेयर कैपिटल से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, उनको कैसे इशू करना है, प्रीमियम क्या होता है, अगर हमारे पास कैश नहीं है तो कैश के अलावा भी हम क्या शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद सकते हैं। तो वो सब यहाँ पे आपको देखना है। जितने भी ये नोट्स हैं स्पेसिफिक चैप्टर के साथ में इन नोट्स को दोबारा से आपके लिए डिस्कशन में लाऊंगा ताकि आपको पता चले कि सीबीएसई ने यहाँ पे क्यों मेंशन करा गया। ओके, नाउ पार्ट बी में यूनिट 4 यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देना अपने आप में एक टास्क नहीं है, आपको बीइंग एन अकाउंटेंट उसका एनालिसिस भी करना आना चाहिए। एंड उसके एनालिसिस को आप किस तरीके से करोगे वो आपको यहाँ पे सिखाया गया है। लेकिन उसके लिए आपको एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सीखने पड़ेंगे। अभी जैसे आपने क्या करा, आपने नॉर्मल अकाउंटिंग सीखी कि पार्टनरशिप में हमें अकाउंटिंग करनी है तो हमने कैसे करनी है, वहाँ पे तो आप चलो अकाउंट्स भी बना लोगे। लेकिन कंपनी का जब हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल जो भी बिजनेस का करने का तरीका है वो जनरली कंपनी के फॉर्म में ही है। ठीक है, तो कंपनी एक सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस करने का तरीका है, सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी। तो अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज होगी तो आप हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स की नॉलेज रख पाओगे। तो आपको पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी समझने होंगे कि कैसे उसका पीएनएल बनता है, कैसे उसकी बैलेंस शीट बनती है। ये टर्म्स मैंने आपको बोला कि आपको 11th क्लास में ही क्लियर हो गए थे। ठीक है, उसकी हेडिंग्स, उसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स आती हैं, मेजर सब हेडिंग आपको सिखाई जाएगी एज पर दी कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 2013 जो है। ठीक है, कौन कौन से आइटम्स एक्सेप्शनल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे रेफर करके आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। एंड जब आप एनालिसिस की बात करोगे तो एनालिसिस किस तरीके से करना है, उसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, हमारे रेशियोज़ क्या होते हैं, रेशियोज़ के टाइप क्या होते हैं, वो यहाँ पे सब कुछ सीबीएसई ने साफ तौर पे मेंशन किया हुआ है। जब भी आप कोई अकाउंटिंग करते हो एट द एंड आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं एंड वो डिसीजंस आप इन फाइनल अकाउंट्स के बेसिस पे ही ले सकते हो। जब आप इनको एनालाइज करते हो तो उनका एनालिसिस भी आपको करना आना चाहिए। राइट, ठीक है सर। अब
एक नोट यहाँ पे फिर से दिया गया है, ये आपके रेशियोज वाले चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। रेशियोज वाले चैप्टर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लिखा है कि नेट प्रॉफिट रेशियो को आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स के बेसिस पे। तो ये जब आप रेशियोज वाले चैप्टर में आओगे तो दोबारा से यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। लास्ट यूनिट एंड चैप्टर इटसेल्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, स्ट्रेट अवे इसका क्वेश्चन आता है एंड बहुत 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 ज़रूरी है, आगे भी मूविंग अहेड आपके लिए ज़रूरी रहेगा, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब भी ये कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि कंपनी के अंदर जहाँ भी पैसा आ रहा है जा रहा है उसको किस तरीके से हमें देखना है कि कितना आउटफ्लो और कितना इनफ्लो है, हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके ही मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, मेथड्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आकर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर से कुछ नोट सीबीएसई ने दिए हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अगेन सेइंग ये नोट्स तभी डिस्कशन में आएंगे जब आप ये चैप्टर तक पहुंच जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये नोट्स तभी डिस्कशन में आएंगे जब आप चैप्टर तक पहुंच जाओगे। क्लियर? तो ये आपका सिलेबस था ऑल इन ऑल। मैं आपको दोबारा से प्रोजेक्ट वर्क के बारे में कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, प्रोजेक्ट वर्क आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है जी। तो ऑल इन ऑल ये आपका सिलेबस था। मैंने इतना डिटेल डिस्कशन क्यों किया, आपको हर एक टॉपिक क्यों बताया, हो सकता है बहुत से लोग वीडियो छोड़ के ऑलरेडी जा चुके होंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस आपके सामने ये रीड करने का ये था कि कभी भी कोई टॉपिक ऐसा ना हो जो आपको लगे कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन वो सिलेबस का पार्ट हो, तो आप आके इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, इस पीडीएफ को देख सकते हो, समझ सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। एंड नॉट ऑल कि आपको सिर्फ ये जानना है कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ ना आया हो तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वो टॉपिक कहाँ पे किस यूनिट में कितनी वेटेज के साथ लाई करता है एंड क्या आपके लिए जब आप फाइनल स्टेज पे होगे, फाइनल एग्जाम्स की तरफ होंगे, क्या उस पे टाइम लगाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हो। ये मेन पर्पस इस वीडियो का यहाँ पे रहने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काम आएगी आपके, एंड आप इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो में बने, थैंक यू सो मच आप लोगों के पेशेंस के लिए कि आप लोगों ने इतनी लंबी वीडियो को इतने पेशेंटली देखा। 11th क्लास और 12th क्लास के सिलेबस को हमने यहाँ डिस्कस किया एंड बहुत जल्द हम हर एक टॉपिक के साथ इंडिविजुअली आप लोगों के लिए आने वाले हैं। आपका होल एंड हॉल कोर्स पूरा अच्छे से होगा, फिर रिवीजन वीडियोज आएंगी, फिर प्रैक्टिस वीडियोज आएंगी। तो आपको कोई भी ट्यूशन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारी वीडियोस, सारे टॉपिक्स आपके यहीं पे इजीली कवर हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप बहुत परफेक्ट एक अकाउंटेंट बन जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगैन, थैंक यू फॉर योर पेशेंस अगैन। मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।